हाँ जी बच्चों, एपोमिक्सिस हमें आ चुका है, किसे कहते हैं, ठीक है। और एपोमिक्सिस का क्या बेनिफिट है इंडस्ट्रियल सीड के अंदर, ये अब हमें सीखना है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे लास्ट क्लास में कही थी कि अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पहले हम यही डिस्कस करेंगे और फिर अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द importance of apomixis in hybrid सीड इंडस्ट्री। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस आप जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना। देयर आर 2 वेज, 2 वेज हमने पढ़े थे। एक वे क्या था, एक वे था कि व्हेन डिप्लॉयड मदर सेल डायरेक्टली डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल या डिप्लॉयड मदर सेल डायरेक्टली बिहेव एज एग सेल, तो डिप्लॉयड एग सेल की तरह बिहेव करना और डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो। और इन सर्टेन अदर केसेस न्यूक्लियर टिश्यू, सम सेल्स ऑफ न्यूक्लियर टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डायरेक्टली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो इस एपोमिक्सिस का क्या बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी की बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट की 3 लाइनें पढ़ेंगे तो बड़ा साफ साफ लिखा है कि जेनेटिक्स की स्टडी, यानी एपोमिक्सिस की जेनेटिक की स्टडी की जा रही है। यानी जिन प्लांट में एपोमिक्सिस है तो कोई ना कोई हर कैरेक्टर के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी डीएनए। तो उन जीन्स को फाइंड आउट किया जा रहा है जो एपोमिक्सिस करवाता है। जैसे कोई किसी की हाइट ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसका जीन रेस्पॉन्सिबल है। आपने कहा एक पर्सन का कॉम्प्लेक्शन बड़ा डार्क है, बड़ा फेयर है, तो उसके लिए जीन्स रेस्पॉन्सिबल है। हमारे फीचर्स क्या है, जीन रेस्पॉन्सिबल है। हमारी इंटेलिजेंस क्या है, इसके लिए भी जीन रेस्पॉन्सिबल है। तो उन जीन को फाइंड आउट किया जा रहा है। आपने कहा क्यों किया जा रहा है, तो हमने सुनते हैं हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री क्या है। देखिए, अच्छे से अच्छी क्रॉप हर कोई चाहता है, हर कंट्री, हर फार्मर चाहता है मेरी क्रॉप बहुत ज़्यादा यील्ड दे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट, नंबर ऑफ सीड दे, जिससे हमारा बेनिफिट हो, हम ज़्यादा पॉपुलेशन का पेट भर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप और हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं। आपने कहा हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, हमने देखिए ये एक सुपीरियर मेल प्लांट है, ये प्लांट एक सुपीरियर है मेल प्लांट। हमने एक सुपीरियर मेल प्लांट को सेलेक्ट किया, दिस इज द सुपीरियर मेल प्लांट। यानी इसके करैक्टर सारे के सारे कैसे हैं, सुपीरियर है, डिसीज रेजिस्टेंट होगा, हाई यील्डिंग होगा। और एक दूसरी तरफ, और हमने अगर अभी आप कहते हैं सुपीरियर है और फ्लावर मान लीजिए बाइसेक्चुअल है, तो सर ऑटोगैमी करा दीजिए। हमने ऑटोगैमी अगर हो जाएगी या नेचुरली हो जाएगी या हम अलाउ करेंगे किसी भी तरीके से, तो फिर जेनेटिक वेरिएशंस ही नहीं आएंगे ना। तो आप जानते हैं जेनेटिक वेरिएशंस के लिए क्या ज़रूरी है, क्रॉस पोलिनेशन। तो एक प्लांट ये है, दिस इज सुपीरियर फीमेल प्लांट, ये सुपीरियर फीमेल प्लांट है। यानी इसके पास कार्पल है, इसके पास स्टेम है। तो हमने क्या किया, अगर ये बाइसेक्चुअल है, अगर ये फीमेल प्लांट है फिर तो कोई बात ही नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है। अगर इसके ऊपर ये सुपीरियर प्लांट है और इसके ऊपर बाइसेक्चुअल फ्लावर है, तो आप जानते हैं हम क्या करेंगे, इमास्कुलेशन कर कर एंथर को हटा देंगे। हमने इमास्कुलेशन किया। अगर ये फीमेल प्लांट है तो वेल एंड गुड, और अगर ये बाइसेक्चुअल फ्लावर बियरिंग प्लांट है तो हमने इमास्कुलेशन कर दिया। इसलिए हम सारा झंझट हटा देते हैं, बड़ा सिंपल और कर देते हैं इसे। आप इसे एक प्लांट मान लीजिए कि ये एक प्लांट है और सुपीरियर प्लांट है, और ये भी एक प्लांट है, ये भी एक सुपीरियर प्लांट है। और मान के चलते हैं इसके ऊपर क्या है, बाइसेक्चुअल फ्लावर है।
तो हमने सबसे पहले बाइसेक्चुअल फ्लावर में क्या कर दिया, इमास्कुलेशन कर दिया। आप जानते हैं इमास्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंथर, और हमने इसको फ्लावर को क्या कर दिया, बैग्ड कर दिया। इमास्कुलेशन कर कर क्या कर दी, बैगिंग कर दी। तो दिस इज emasculated and bagged flower, emasculated and bagged flower। आपने कहा बिल्कुल सही सर। when the stigma of this emasculated and bagged flower becomes receptive, become matured, जब इसका स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है तब हम इस बैग को टेम्परेरली रिमूव करते हैं बड़ी केयरफुल्ली, कोई और अदर प्लांट का अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ डिपॉजिट ना हो जाए, और जो हमारा सेलेक्टेड मेल प्लांट है उसके एंथर को लाकर यहाँ पर डस्ट करते हैं, यानी उसके पोलन ग्रेन को यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर आप कह रहे हैं सर सुपीरियर प्लांट आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, जिस समय ये अवेलेबल है, तो हमने कहा याद करिए चैप्टर की बिगिनिंग में ही हमने पोलन बैंक बनाए थे, और पोलन बैंक बनाने के लिए या सीड बैंक बनाने के लिए हमने क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज़ किया था। आपने कहा सब याद आ गया सर कि क्रायो प्रिजर्वेशन इज ए मेथड टू प्रिजर्व any biological structure like egg, like ovum, like sperm, like pollen grains, like seed, like DNA in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस। तो या तो हम पोलन बैंक से डिजायर्ड पोलन ग्रेन ले आए या डायरेक्ट किसी मेल फ्लावर से ले आए, और ला करके यहाँ पर हमने इसे डस्ट कर दिया। अब आगे का प्रोसेस पता है कि सेलेक्टेड एग है, अच्छी क्वालिटी का एग है, अच्छे प्लांट का, सुपीरियर प्लांट का एग है, और सुपीरियर प्लांट के पोलन ग्रेन से यानी बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सुपीरियर। तो नेचुरली इन प्लांट पर जो सीड बनेंगे, दोबारा सुन लीजिए लास्ट 2 क्लास फिर स्टडी करना, कि जब इसके कार्पल पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज होंगे। आपने कहा यस, तो हमने फर्टिलाइजेशन के बाद इट बिकम्स फ्रूट, ओवरी बिकम्स फ्रूट, स्टिग्मा एंड स्टाइल डीजनरेट एंड ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, और अच्छी क्वालिटी के सीड बन गए। यानी कि हमें इस प्लांट से सीड प्राप्त होंगे। तो जब हम 2 सुपीरियर प्लांट को क्रॉस करा के सीड बनाते हैं, ऐसे सीड को हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, हाइब्रिड सीड्स। आपने कहा क्यों सर? हमने कहा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं ना, यानी इमास्कुलेशन एंड बैगिंग याद करो, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। इसी चैप्टर में आपने स्टडी किया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से हमने हाइब्रिड सीड बनाए, और ये सुपीरियर क्वालिटी के सीड हैं, क्योंकि इसमें हमने दोनों ही सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट किया है, मेल प्लांट को भी और फीमेल प्लांट को भी। तो दीज आर सुपीरियर हाइब्रिड सीड। और जब हम इनकी सोइंग करते हैं, यानी जब हम इनको उगाते हैं, तो हमें हाइब्रिड प्लांट्स मिलते हैं। ये हाइब्रिड प्लांट्स मिल गए, यानी कि इनकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, इन प्लांट की यील्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग अलग सुपीरियर प्लांट का डीएनए काम कर रहा है। तो दिस इज हाइब्रिड क्रॉप वैरायटी, प्लूरल लिख देते हैं वैरायटीज। तो कहने का मतलब हम हाइब्रिड सीड बना रहे हैं, हर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके बना रहे हैं, और इन सीड को किसानों को सेल आउट कर रहे हैं, यानी कि इन्हें सेल कर रहे हैं। लेकिन दीज सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दीज सीड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव है फार्मर के लिए, क्योंकि हमारे देश के फार्मर जो हैं उतने रईस नहीं है, बेचारे गरीब हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी सरकार किसानों के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस करती रहती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि किसानों की हालत बेचारों की अच्छी नहीं है हमारे देश में। हार्ड वर्किंग है बट उनको इतना बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो इन्हें एक्सपेंसिव सीड को खरीद नहीं सकते। यानी किसी ने मान लीजिए लोन लेकर, कर्ज लेकर एक बार इन हाइब्रिड सीड को खरीद लिया और इन क्रॉप को उगाकर अच्छी यील्ड बेच दी, लेकिन उसे अगले साल फिर से ये सीड खरीदने पड़ेंगे। आपने कहा हर साल बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, हमने क्यों नहीं लगाना पड़ेगा हाइब्रिड सीड बनाने में, क्योंकि बहुत खर्चा आता है, लेबोरेटरी वर्क बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट और प्लांट ब्रीडर की सैलरी है, इसलिए इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 300 ml जो कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पेप्सी थम्स अप जो भी पीते हो 300 ml वाली, वो आपको बाज़ार में 15-16 रुपये की मिलती है, एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है 14 की मिलती हो, पर हम एवरेज 15 मान लेते हैं। ठीक हमारे सामने पेप्सी के ही डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं जो पूरी दिल्ली को संभालते हैं, बिल्कुल सामने ठाकुर साहब। वो बताते हैं कि 1 रुपया या 1.25 रुपया इसकी कॉस्ट बैठती है हमें, यानी हमारी जो लागत है इसमें सिर्फ 1 से 1.25 रुपया है। तो हमने कहा हमसे 15 रुपये क्यों लिए जाते हैं? कह रहे हैं वो इतनी रिटेलर पहले जाती है होलसेलर के पास, फिर दूसरे एरिया के होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर आपके जाके हाथ में वो थम्स अप आती है, तो बीच में इतने पर्सन काम करते हैं, तो इसलिए उसकी कॉस्ट नेचुरली बढ़ेगी। हर कोई अपना अपना प्रॉफिट लेता जा रहा है। ऐसे इन सीड को किसान के हाथ में पहुँचने तक इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये हाईली एक्सपेंसिव सीड है, बहुत कॉस्टली सीड है, इसलिए हमारा किसान इनको हर साल नहीं खरीद पाएगा। तो आपने कहा कि सर मेरे पे एक जुगाड़ है, हमारा एक बच्चा है भार्गव जी सुन रहे होंगे बैठे हुए यहीं पर, तो उन्होंने कहा कि मेरे पे जुगाड़ हो, बड़ा जुगाड़ बताते थे 11th में। उन्होंने कहा सर एक जुगाड़ है मेरे पास कि सर एक बार किसान लोन लेकर के कर्ज लेकर के बीज खरीद ले अच्छे से, उन्हें उगाए और इनसे सीड कलेक्ट कर ले, यानी सीड्स को कलेक्ट कर ले यहाँ से हमने, ठीक है कि सर थोड़े सीड रख ले, बाकी बेच दे और उन सीड से फिर न्यू क्रॉप बना ले, न्यू क्रॉप तैयार कर ले हमने, ठीक है कि सर फिर उनको उगा ले अगले सीज़न में, फिर उनसे सीड रख ले, उनसे सीड कलेक्ट कर ले फिर और बाकी बेच दे। तो सर एक ही 2 बार खरीदना पड़ेगा। हमने आपकी सोच तो एकदम सही है आप सब बच्चों की, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि जब आप इन हाइब्रिड सीड को जर्मिनेट कराते हैं तो एक प्लांट बनता है और फिर इसके अंदर फ्लावर आते हैं, और जब फ्लावर आते हैं तो अंदर गैमीट्स बनते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही। और जब गैमीट्स बनते हैं तो आप जानते हैं म्योसिस होती है। पहले चैप्टर में हमने तसल्ली से पढ़ा था कि डिप्लॉइड के अंदर, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, तो प्लांट्स आर डिप्लॉइड, उनके अंदर क्या होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन म्योसिस होती है। और जब म्योसिस होती है, याद करिए 11th का 10th चैप्टर कि होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर आप होमोलोगस बोल गए तो जेनेटिक्स में बात कर लेंगे, वैसे आपको 10th चैप्टर आना चाहिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब म्योसिस होती है, याद आ जाएगा आपको कि कुछ पार्ट अपना एक्सचेंज करते हैं। आपने कहा यस दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। हमने हाँ जी, तो जब इन क्रॉप को आप डेवलप कराएंगे इससे तो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, अच्छा फूल प्रोडक्ट मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएंगे, सीड मिल जाएंगे, लेकिन जब इसके गैमेट बनेंगे इसके अंदर क्रॉप प्लांट के अंदर, हाइब्रिड क्रॉप के अंदर, तो म्योसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो करैक्टर एक्सचेंज होंगे, नए जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, और वो जेनेटिक जो वेरिएशंस आएंगे नए, जरूरी नहीं है कि वो इतने सुपीरियर हो, इसलिए जो मेंटेन करैक्टर है यहाँ वो उतने मेंटेन ही नहीं रहते, क्योंकि उसके अंदर चेंज आ गया है, और चेंज हर बार अच्छा नहीं होता। तो इनके करैक्टर यानी कि दे आर नॉट मेंटेन। तो हाइब्रिड क्रॉप वैरायटी डू नॉट मेंटेन देयर करैक्टर्स बिकॉज म्योसिस टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। देयरफॉर ए फार्मर हैज टू बाई दीज हाइब्रिड सीड इन ईच एंड एवरी सीजन। उसे हर सीजन में खरीदने ही पड़ेंगे। तो क्या करा जाए कि किसान बार बार इन सीड को ना खरीदे? तो आपने कहा क्या कर सकते हैं? हमने एपोमिक्सिस से कुछ हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने, हमारे साइंटिस्टों ने एपोमिक्सिस के जीन ढूंढने शुरू कर दिए, यानी कि वो जीन विच इंड्यूस द एपोमिक्सिस। वो कौन से जीन डेवलप हो गए एस्ट्रेसी में, ग्रासेज में, कि वो एपोमिक्सिस कराते हैं। अगर उन्हीं जीन को हम ढूंढ लें, अगर हम सक्सेस प्राप्त कर लें उन जीन को ढूंढने में विच कोजेज द एपोमिक्सिस इन सर्टेन प्लांट्स, तो क्यों ना हम उन जीन को इनके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। और जब इन जीन्स को इनके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना गैमेट फॉर्मेशन के नेचुरली अपने आप ही सीड बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जब गैमेट ही नहीं बनेंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगी, और जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो करैक्टर डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आने वाले टाइम में एपोमिक्सिस का हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री के अंदर कि हम एपोमिक्सिस को इंड्यूस करने वाले जीन को फाइंड आउट करें और उन्हें ट्रांसफ़र करें हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर,
जिससे कि वो एपोमिक्टिक सीड को जनरेट करें, और फिर हम हर बार क्या करेंगे, फिर यही मेथड सक्सेसफुल हो जाएगा। उगाइए, प्रोडक्ट बेचिए, थोड़े सीड रखिए, फिर उगाइए, फिर प्रोडक्ट बेचिए, फिर सीड रखिए, क्योंकि आप उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे, आपने उनको एपोमिक्टिक बना दिया है। तो आने वाले टाइम में क्या बेनिफिट हो सकता है, ये आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बिल्कुल लास्ट पेज, एकदम राइट हैंड साइड पर लास्ट पेज आप ज़रूर लर्न करेंगे आज ही अभी, और इसे नोट करने के बाद वो लास्ट पेज लिख लेंगे आप, ज़रूर लिख लेना, रिक्वेस्ट है आपसे। तो इसे नोट कर लीजिए सब कुछ।